नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मई सन 2026। आज पूर्णिमा तिथि दोपहर बाद 2:14 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल इस दिन लोगों को धूम्रपान और नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश, 17 जगह तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ तो 2 दिन में 4.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़ का तापमान, लू से मिली राहत। हरियाणा में बदलेंगे पटवार सर्किल, आबादी और काम के हिसाब से तय होंगे पटवारी क्षेत्र। यूजी में दाखिले के आवेदन का अंतिम दिन आज, 1 जून तक करेक्शन का मिलेगा मौका तो 10 को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। हरियाणा SSC का बड़ा फैसला, 5,500 पदों के लिए एब्सेंट विद्यार्थियों को मिला लास्ट चांस। जानेंगे 1 से 5 जून का पूरा शेड्यूल। पीक आवर्स में बचाएं बिजली, शाम के समय भारी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक की अपील। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं में होगा विस्तार, इन शहरों के लिए उड़ेंगे हवाई जहाज। 1 जून से शुरू होगा CBSE की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन। डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगी स्कैन आंसर शीट। विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल में हारी, बोली पूरे सिस्टम से लड़ी, वापसी करूंगी। NSE में फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की क्लोजिंग टाइमिंग 10 मिनट बढ़ी, 3 अगस्त से दोपहर 3:40 तक होगी ट्रेडिंग। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बना, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा से आगे, AI इंडेक्स में चौथा स्थान। और 1 जून से LPG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, PNG वाले घरों का गैस कनेक्शन हो सकता है बंद। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शनिवार को भी अधिकतर जिलों में मौसम खराब रहा। सुबह से दोपहर तक 9 जिलों में आंधी के बाद बारिश हुई तो वहीं पंचकुला, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, हिसार, जींद, सोनीपत, सिरसा और फरीदाबाद में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर हिसार में बादल छाने से दिन में ही अंधेरा छा गया था और तेज आंधी के बाद बारिश हुई। सिरसा की रानिया, फतेहाबाद, दादरी, महेंद्रगढ़ में तेज हवाएं चली तो वहीं हरियाणा में पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव से तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश का दौर खत्म होने के बाद हरियाणा में जून में तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे जून महीने में हीट वेव चल सकती है और तापमान 47 डिग्री या इससे भी ऊपर जा सकता है। हरियाणा में सिरसा और रोहतक में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा दर्ज हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून अंडमान में समय से पहले पहुंच गया था, लेकिन केरल के तट पर इसके आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी दर्ज हुई है। वर्तमान मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान है कि उत्तर भारत और हरियाणा में प्री मानसून 22 जून से लेकर 25 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। जून के तीसरे सप्ताह से राज्य में प्री मानसून की गतिविधियां तेज होने लगेंगी, जिससे हीटवेव पर लगाम लगेगी। हरियाणा में सरकार पटवार सर्किलों का रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से भी जिलों के DC को ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके तहत अब रकबे के आधार पर नहीं बल्कि कार्यभार और आबादी के आधार पर पटवारी के क्षेत्र का निर्धारण होगा। अब तक पटवार सर्किलों का गठन मुख्य रूप से भूमि क्षेत्र के आधार पर होता रहा था। सरकार का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, म्यूटेशन मामलों में वृद्धि, डिजिटल फसल सर्वे, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण पटवारियों का कार्यभार काफी बढ़ गया है। इसलिए अब केवल जमीन के रकबे की बजाय कार्यभार आधारित मॉडल अपनाया जाएगा। सामान्यतः एक पटवार सर्किल में लगभग 2000 एकड़ कृषि योग्य भूमि होगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह सीमा 1500 से 2500 एकड़ तक हो सकती है। 2025 के नए हरियाणा आबादी दे अधिनियम को ध्यान में रखकर सर्किल बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में आबादी अधिक है और लोगों से संबंधित काम ज्यादा है तो वहां छोटे पटवार सर्किल बनाए जा सकते हैं। कई जिलों में नए पटवार सर्किल बनने या फिर मौजूदा सर्किलों के पुनर्गठन की संभावना भी है, जिससे अतिरिक्त पटवारी पदों की आवश्यकता भी पैदा हो सकती है। हरियाणा प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक संकायों यूजी के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत इच्छुक विद्यार्थी आज यानी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज अंतिम तारीख है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वे विद्यार्थी ही दाखिला प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके साथ ही 1 जून तक विद्यार्थियों को अपने आवेदन फॉर्म में OTP बेस्ड करेक्शन का मौका दिया गया है। वहीं 8 जून को योग्य आवेदकों की सूची जारी होगी और 11 जून को पहली फाइनल मेरिट लिस्ट सूची जारी करेंगे। इसमें नाम आने वाले विद्यार्थी 12
जून से 15 जून तक फीस जमा करवा कर दाखिला ले सकते हैं। वहीं 17 जून को दूसरी मेरिट लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी। इसमें नाम आने वाले विद्यार्थी 18 से 22 जून तक फीस जमा करवा कर दाखिला ले पाएंगे। 2 काउंसलिंग के बाद भी कॉलेज में सीटें अतिरिक्त बचती हैं तो 24 जून को फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी। तो वहीं 25 जून को फिर से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल रीओपन यानी दोबारा खोला जाएगा। रिक्त सीटों पर 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक फिजिकल काउंसलिंग होगी। वहीं 3 से लेकर 10 जुलाई तक फिजिकल काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन इसमें विद्यार्थियों को लेट फीस देनी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इस साल के मानसून का अनुमान घटाकर लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए का 90% कर दिया है। यानी देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल 60% संभावना है कि मानसून कमजोर रह सकता है। ऐसे में देश की खेती और जल संसाधनों को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत की तकरीबन 52% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत महासागर में बनने वाले मौसमी स्थिति अल नीनो इस साल सक्रिय हो रही है। अमेरिका की मौसम एजेंसी नोवा का अनुमान है कि मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने की 82% संभावना है, जो सर्दियों तक बढ़कर 96% हो सकती है। वैज्ञानिकों को डर है कि यह सामान्यतः अल नीनो नहीं है, बल्कि काफी शक्तिशाली सुपर अल नीनो बन सकता है। इतिहास बताता है कि अल नीनो वाले करीब 60% सालों में भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कुल बारिश का आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बारिश का वितरण ज्यादा मायने रखता है। अगर कुछ इलाकों में ज्यादा और कुछ में बहुत कम बारिश हुई या लंबे समय तक बारिश रुकी रही तो खेती को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मजबूत अल नीनो का असर केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, इससे दुनिया का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। स्काईमेट वेदर के जेपी शर्मा का कहना है, अगर अल नीनो अनुमान के मुताबिक मजबूत हुआ तो साल 2027-2026 को पीछे छोड़कर अब तक का सबसे गर्म साल बन सकता है। भारत में इसका मतलब होगा भीषण गर्मी और कम बारिश का दोहरा संकट। देश में रसोई गैस के उपयोग को लेकर सरकार और तेल कंपनियां नए नियम लागू करने की तैयारी में है। 1 जून से कुछ ऐसे बदलाव लागू हो सकते हैं जिनका असर लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। खासतौर पर उन परिवारों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों गैस कनेक्शन मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार सरकार शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए तेल वितरण कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करना शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और परिवार ने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एलपीजी की आपूर्ति बंद होने या कनेक्शन रद्द होने की संभावना बताई जा रही है। बताया गया है कि पीएनजी कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन बंद करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर रिफिल का अंतराल अब 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तक हो सकती है। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट शनिवार को एशियन गेम्स ट्रायल का सेमीफाइनल मैच हार गई। 53 किलो कैटेगरी में लगातार 2 बाउट जीतने के बाद उन्हें जींद की मीनाक्षी गोयत ने हराया। विनेश अब एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हार के बाद विनेश ने कहा कि मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी। एक तरफ मैं थी तो दूसरी तरफ सभी लोग थे। मैं फिर वापसी जरूर करूंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI ने एंटी डोपिंग नियमों को हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। विनेश ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच ने विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया था। विनेश हार के बाद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि हार को अपनी असफलता नहीं मानती। मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैं फिर वापसी करूंगी। मेरा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और भविष्य में मैं फिर से खुद को साबित करने के लिए मैट पर लौटूंगी। बता दें कि सेमीफाइनल में विनेश को हराने वाली मीनाक्षी फाइनल में अंतिम पंगाल से हार गई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने पुरुष कांस्टेबल यानी सामान्य ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल सरकारी रेलवे पुलिस भर्ती के उन अभ्यर्थियों को अब अंतिम अवसर देने का फैसला लिया है जो पहले आयोजित शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT में अनुपस्थित रहे थे। आयोग ने इसके लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आने वाले अभ्यर्थियों का PMT 1 जून से 5 जून 2026 तक पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की अनुपस्थिति
20 अप्रैल से 1 मई के बीच रही थी, उनका परीक्षण 1 जून को होगा। इसी प्रकार अन्य अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए 2, 3, 4 और 5 जून की तिथियां निर्धारित की गई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 6:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और एक वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। हरियाणा एसएससी ने यह भी साफ कर दिया है कि यह अंतिम अवसर है। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई नया प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा और न ही डाक या फिर ईमेल के माध्यम से कोई अलग से सूचना भेजी जाएगी। हरियाणा की ग्रामीण आबादी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि पिछले 1 महीने से चल रही ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार के साथ पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई एक बैठक में सफाई कर्मियों की 18 में से 17 मांगों पर सहमति जताई गई है। इसके बाद यूनियन ने हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। अब हर एक गाँव के प्रति 400 व्यक्तियों की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। इससे काम का बोझ कम होगा और नए लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन को तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाएगा। कर्मचारियों का वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और झाड़ू कस्सी जैसे उपकरण खरीदने के लिए भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए तक मुआवजा और एक पक्की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सामान्य मृत्यु होने पर भी आश्रित को नौकरी मिलेगी। वहीं सेवाकाल पूरा होने के बाद रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त 10 लाख रुपए और ग्रेच्युटी का पूरा लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। पहले यह 29 मई से शुरू होने वाली थी। वहीं अगले वर्ष से बोर्ड द्वारा परीक्षा के अंकों के साथ साथ स्कैन आंसर शीट यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं भी डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाई जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। वर्तमान प्राथमिकता पुनर्मूल्यांकन वाली सभी कॉपियों को फिर से जाँच करके रिजल्ट जारी करना है ताकि विद्यार्थी आगे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले पाएं। पूरे देश के विश्वविद्यालयों के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है और रिजल्ट में देरी से शैक्षणिक सत्र शुरू होने में लेट हो सकता है। ऐसे में फिलहाल बोर्ड का पूरा ध्यान पुनर्मूल्यांकन वाली सभी कॉपियों को फिर से जांच कर रिजल्ट जारी करना है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एकमात्र महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि सिविल एविएशन विभाग की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक रिव्यू मीटिंग में हिसार एयरपोर्ट से कई नए रूटों पर उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना पर चर्चा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पटना, अमृतसर, भोपाल, मुंबई और श्रीनगर तक हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। हिसार दिल्ली अयोध्या रूट का विस्तार पटना तक करने की योजना है, तो वहीं हिसार चंडीगढ़ रूट को अमृतसर तक बढ़ाने की योजना बनाई गई। वहीं हिसार जयपुर रूट का विस्तार भोपाल तक करने पर विचार चल रहा है, तो हिसार अहमदाबाद रूट को नांदेड़ साहिब और मुंबई तक जोड़ने की भी योजना हुई। साथ ही हिसार जम्मू रूट का विस्तार श्रीनगर तक करने की योजना है। वहीं बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि हिसार एयरपोर्ट को 4C ऑल वेदर ऑपरेशंस का लाइसेंस मिल चुका है, जिससे अब एयरपोर्ट पर खराब मौसम और रात के समय भी विमान आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे नए रूटों पर सेवाएं शुरू करने का रास्ता और आसान हो गया है। बढ़ती हुई गर्मी और बिजली मांग को देखते हुए बिजली विभाग ने अपील जारी की है। दरअसल गर्मी के मौसम में हो रही बिजली कटौती को देखते हुए विभाग ने जनता से अपील की है कि शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी विद्युत उपकरणों के उपयोग से बचें। अचानक बढ़ती मांग को लेकर बिजली विभाग परेशान है, क्योंकि मांग बढ़ने के कारण अघोषित कटौती और ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस समय अवधि में घरेलू और व्यावसायिक बिजली खपत सबसे अधिक रहती है। ऐसे में यदि उपभोक्ता वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, गीजर और अन्य अधिक बिजली खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम करें तो बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी और अनावश्यक कटौती से बचा जा सकेगा। बिजली विभाग ने एयर कंडीशनर यानी एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक रखने की भी सलाह दी है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को मोबाइल पर SMS भेजकर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए घरों में बेवजह चल रहे बिजली उपकरणों को बंद करने, घरों व दुकानों में लगे एसी को जरूरत के हिसाब से चलाए जाने की अपील की है। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून रखी गई है। ड्राइवर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो तथा कार, जीप, ट्रैक्टर आदि चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 12वीं पास तथा स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही
सहायक के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कार्यक्रम सहायक के लिए आवेदक कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या बीटेक या कंप्यूटर विज्ञान धारक होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। आईपीएल का फाइनल मैच आज यानी रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे प्रारंभ होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार टाइटल जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल अपना पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया। उन्होंने क्वालिफायर 1 में गुजरात के खिलाफ नाबाद 93 रन की पारी खेलकर बेंगलुरु को जीत दिलाई। वहीं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 2025 के प्लेऑफ में हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक लगाया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1654 रुपए गिरकर 1,56,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बीते हफ्ते यानी 23 मई को 1,58,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,66,000 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 2,63,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 2,650 रुपए प्रति केजी कम हुई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,43,320 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 1,17,347 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। सोने में इस साल की शुरुआत में तेजी दिखी थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुनाफा वसूली और वैश्विक कारणों से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वह अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आई है। आमतौर पर जंग के माहौल में सोने व चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के लिए उस दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से क्रॉस चेक अवश्य करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस F&O सेगमेंट के लिए नॉर्मल मार्केट क्लोजिंग टाइमिंग को 10 मिनट बढ़ाने का फैसला लिया है। 3 अगस्त से यह मार्केट दोपहर 3:30 के बजाय 3:40 पर बंद होगा। NSE के शुक्रवार को जारी सर्कुलेशन के अनुसार इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नॉर्मल मार्केट क्लोजिंग टाइम को अब 3:40 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डेरिवेटिव्स मार्केट के कामकाज को कैश सेगमेंट से शुरू किए गए नए क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म के साथ अलाइन किया जा सके। एक्सचेंज ने बताया कि इसके अलावा अन्य सेशन टाइमिंग्स जैसे कि प्री ओपन सेशन और ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो में कोई बदलाव नहीं होगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।